नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, बात चाहे आप सियासत की कर लीजिए या फिर राजनेताओं की, हर बड़ी और जरूरी खबर हम आपको इस बुलेटिन में पहुंचाते हैं। बिल्कुल, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज और क्या कुछ खास रहने वाला है यूपी और उत्तराखंड में। बिल्कुल गुंजन, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी की, जो कि इस वक्त जोरों पर है। तो गुंजन, सियासी सरगर्मी की जब बात कर लेते हैं, अब तेज होनी शुरू हो गई है। हर पार्टी पूरे जोरों शोरों से प्रचार में जुटी है। सपा भी अपना पूरा दम लगा रही है। इस चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर है। बिल्कुल, बुंदेलखंड में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। आज उनके बुंदेलखंड दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज वो झांसी में रहेंगे। आज अखिलेश यादव सुबह 10 बजे झांसी शहर से विजय रथ पर सवार होकर पारिछा कस्बा चिरगांव होते हुए कस्बा मोच में दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे। बिल्कुल, और यहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद बुंदेलखंड का दौरा समाप्त करके वो लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगे। अखिलेश ने अपने इस दौरे में बुंदेलखंड में सपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। गुंजन, तस्वीरें हमने देखी और दिखाई हैं। बिल्कुल, लगातार अगर देखें तो छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में अपनी पेठ मजबूत करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और आज दौरे का तीसरा और आखिरी दिन। तो चलिए अब बात बुंदेलखंड में लाल घेरा की भी कर लेते हैं। झांसी में साइकिल का डेरा, क्योंकि बांदा महोबा ललितपुर नापने के बाद अखिलेश यादव का विजय रथ अब झांसी पहुंच चुका है। बिल्कुल गुंजन, देखिए, लेकिन झांसी जब वो पहुंचे उससे पहले वो ललितपुर आए और माहौल बनाया पूरी तरीके से, और इस माहौल की वजह से सियासी पारा चढ़ गया। लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना, इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। 22 की लड़ाई, बुंदेलखंड पर साइकिल की दूसरे राउंड की चढ़ाई। ललितपुर से जलियांवाला बाग तक का जिक्र, अखिलेश को सताई किसानों की फिक्र। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। हाथ में धनुष, जुबान पर तीर, निशाने पर भाजपा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। और अगर सबसे ज्यादा यूपी का सियासी पारा कहीं गर्म है तो वो है बुंदेलखंड, जहां की सियासी बंजर जमीन को अखिलेश अपने लिए उपजाऊ बनाने में जुटे हैं। गुरुवार को अखिलेश का विजय रथ जब ललितपुर पहुंचा तो समाजवादी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश के निशाने पर हमेशा की तरह भाजपा ही थी, लेकिन इस बार तेवर थोड़े अलग थे। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे, जात को देख करके थाने में एक रिपोर्ट लिखी जा रही है। अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं। बुंदेलखंड किसानी के लिहाज से पिछड़ा इलाका है।
जहां पानी की किल्लत और खाद की एक बड़ी समस्या है और अखिलेश अब इसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। हम लोग विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर के आएंगे। अखिलेश जहां बुंदेलखंड के सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, वहीं लखीमपुर हिंसा के साथ जलियांवाला बाग का जिक्र कर किसानों को भाजपा सरकार का डर भी दिखा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। इन सब के बीच एक बड़ा वादा 300 यूनिट फ्री बिजली का ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। राजभर ने कहा जिस दिन अखिलेश यादव शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान हो जाएगा। यहाँ जितना लोग हुआ सुन ला कान खोल के भैया, ललितपुर बा 22 में सरकार बना ला, 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जौड़े दिन शपथ लेंगे, उसके बाद ऐलान होगा 300 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि फ्री बिजली को लेकर अखिलेश ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ कारखाने लगाने, बुंदेलखंड की खुशहाली लाने जैसे वादे करते रहे, लेकिन फ्री बिजली पर एक शब्द नहीं बोला। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या जो वादे अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कर रहे हैं क्या वो पूरे भी होंगे या फिर ये वादे सिर्फ सत्ता के लिए एक हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए अब बात अफ्रीका से आए एक ऐसे शैतान की करते हैं जिसने परेशानियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन की दहशत है और इसी बीच यूपी में हलचल भी बढ़ी है। लखनऊ में कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं के सैंपल लिए गए हैं। बिल्कुल, और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन दोनों महिलाओं के सैंपल को भेज दिया गया है। केरल के ट्रैवल हिस्ट्री के चलते सैंपल की जांच होगी। ये भी जान लीजिए कि सीएम के निर्देश पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। असल में भारत में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। कर्नाटक में 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि भी हो चुकी है, जिसकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। और ये वायरस और भी कई देशों में अपना कहर लगातार बरपा रहा है और ये डेल्टा वर्जन से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि गुंजन, कमाल की बात यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा स्टडीज या बहुत ज्यादा इसके पैटर्न्स के बारे में जानकारी अभी नहीं आ पाई है। ये यूं कहें कि अभी इसे नोटिस ही किया जा रहा है। बिल्कुल स्नेहलता, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इससे पहले भी जितने वेरिएंट सामने आए हैं उनके सामने आने के बाद ही उस पर रिसर्च शुरू हुई है और उसके बाद ये पता चल पाया कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। तो गुंजन, चलिए जान लेते हैं कि लखनऊ में ओमिक्रॉन को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है और हमारे सहयोगी अनुभव हैं लखनऊ से, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अनुभव, देखिए बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है ओमिक्रॉन को लेकर, लेकिन हाँ प्रिकॉशन यानी सतर्कता ही है जिसे बरता जा सकता है। लखनऊ से किस तरीके के निर्देश मिल रहे हैं? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में 29 देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं और भारत भी अब उसमें शामिल हो गया है। 2 मामले मिले हैं कर्नाटक में ओमिक्रॉन। ये जो कोरोना का हम कहें तो एक नया बदला हुआ वायरस है, वो ओमिक्रॉन उसका नाम है और ये जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 5 गुना ज़्यादा संक्रामक है। लखनऊ में अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से जांच हुई इसमें 2 मामले ही मिले हैं, सामने आए हैं और उससे पहले 2 महिलाएं हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी, वो केरला से आई थी, वो भी कोविड पॉजिटिव मिली है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लगातार जब भी देखिए अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी, कोई केरला से आ रहा है या फिर कोई अगर महाराष्ट्र से आ रहा है, तो उनका जब भी अगर वो पॉजिटिव मिलती है जीनोम सीक्वेंसिंग करा रही है सरकार, इसलिए जानने के लिए कि आखिर कौन सा वेरिएंट है ये। और
इसीलिए अभी देखिए कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले लखनऊ में किस तरीके से खुद जिलाधिकारी गए एयरपोर्ट पर और बहुत सक्रियता बढ़ा दी है। खासतौर से जो बाहर से फ्लाइट्स आ रहे हैं उससे आने वाले हर पैसेंजर्स की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी आए, अगर कोई फॉरेनर आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो उसकी RT-PCR जांच की जाए और इसके लिए लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लगाई हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से लगभग 12 टीमें तो रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे लगाई गई है। क्यों, मान लीजिए कोई यात्री है वो किसी और शहर में पहुंचा है, वहां से अगर वो ट्रेन से या बस से यात्रा करके आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी संक्रमित है और फिर दूसरों को संक्रमित करे। इसीलिए बहुत सारे एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अनुभव, इसकी जरूरत भी अभी नजर आती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है क्योंकि हर एक नया वेरिएंट पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चिंता की और भी ज्यादा बात बढ़ जाती है। बिल्कुल, म्यूटेशन की वजह से ऐसा माना जाता है। अब चलिए एक और अहम खबर लोगों तक पहुंचाते हैं कि आज दूर संचार विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से PM गति शक्ति योजना पर एक सम्मेलन करने वाली है। इस सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्र के राज्य और 19 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर CM योगी इसे संबोधित करेंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो भी बता देते हैं। कार्यक्रम सुबह 9:45 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को किया था। 100 लाख करोड़ खर्च करने की योजना इसमें बनाई गई थी। बिल्कुल गुंजन, देखिए रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने की ये असल में योजना है। इसके लिए एक डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा, प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे सभी विभाग एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए सभी परियोजनाओं पर नजर रख सकेंगे। इसकी जोनल बैठक लखनऊ में रखी गई है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज्ड होगा। सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा और उस पर समन्वय जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, वो बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसके लता हम ये भी देखें कि लगातार सौगातें अलग अलग तरीके से दी जा रही हैं जो कि जनता के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से देखें तो चुनाव के लिए भी ये काफी अच्छा है। गुंजन, अब बात कर लेते हैं CM योगी के गढ़ गोरखपुर की। आज CM योगी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर दूरदर्शन अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। 3 FM ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन होंगे, इनका वर्चुअल उद्घाटन होना है और गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में लगभग 7 करोड़ की लागत आई है इसको तैयार करने में। बिल्कुल, इस मौके पर इटावा, लखीमपुर और बहराइच में 10-10 किलोवाट के नए बने 3 FM ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। इन स्टेशनों से अब रेडियो की आवाज भारतीय नेपाल सीमा के उन दूरवर्ती इलाकों और 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक भी पहुंच सकेगी जहां तक रेडियो की मौजूदगी है नहीं। बिल्कुल, और ये भी समझिए कि ये तीनों FM स्टेशन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। रेडियो स्टेशन इटावा में और उसके आसपास 60 किलोमीटर के रेडियल एरिया को मजबूत FM कवरेज देगा। आगरा और कानपुर के 2 सबसे प्रमुख शहरों के बीच गाड़ी में जो लोग यात्रा करते हैं उनको भी ये रेडियो मिलेगा। ये रास्ता उनके लिए एंटरटेनिंग होगा। चलिए स्नेहलता, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, तो बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि सियासी खबरें जो हैं वो लगातार ABP गंगा की नजरों के सामने रहती हैं और हम आप तक पहुंचाने वाले रहते हैं और सटीक होती हैं और उनकी डिटेल होती है, डेप्थ होती है। तो इसके लिए हम अपने सहयोगी गुंजन का रुख करेंगे। बिल्कुल स्नेहलता, आज मैं आपको बता दूं क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। कोई भी खबर अछूती ना रहे, यही हमारी लगातार कोशिश रहती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आज कई सारे दौरे रहने वाले हैं। आज की बड़ी खबर यह है, महेंद्र नरेंद्र गिरी के मामले को लेकर आज फिर से सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है। लगातार हम देखते हैं कि इस मामले में काफी कुछ पहले भी सामने आ चुका है और आज फिर से ये देखने को हमें मिलेगा।
इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर का भी रुख करें। आज मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी मामले पर सुनवाई होगी। अगली खबर की बात करते हैं हम। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती चलेगी। आज पहले दिन अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए वोटों की गिनती होगी। आज पहले दिन इन 2 पदों के लिए सिर्फ रुझान ही सामने आएंगे। स्नेहलता। बिल्कुल गुंजन, तो आपने जिन खबरों से रूबरू कराया वो अपने आप में अहम है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी मौत का मामला हो, वो गुत्थी जो है सुलझती हुई आगे बढ़ेगी या नहीं, इसमें कुल मिला के आनंद गिरी के लिए आज राहत की खबर आ सकती है या नहीं, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आज वोटों की गिनती होगी गुंजन, तो काफी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ रहने वाला है। और इसके साथ साथ महेंद्र गिरी का जो मामला है लगातार चर्चाओं में रहा है, और आज इसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। इसमें बिल्कुल, तो चलिए गुंजन अब आगे बढ़ते हैं और धुआंधार खबरें क्या हैं वो दिखाते हैं दर्शकों को। ललितपुर में अखिलेश यादव ने निकाली विजय रथ यात्रा। सीएम योगी पर किया निजी हमला, कहा जिनका अपना परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश की सरकार में माफिया राज था। योगी जी की सरकार ने माफिया को मुर्गा बनाकर पुलिस के सामने हाजिर कर दिया। संजीव बालियान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की सरकार होती तो शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का नाम जिन्ना के नाम पर होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली की। अखिलेश पर तंज कसा, कहा चुनाव आते हैं तभी अखिलेश भी नजर आते। हरदोई में व्यापारी सम्मेलन में मंत्री आशुतोष टंडन ने बयान दिया, कहा यूपी में माफिया राज खत्म कर चलाया बुलडोजर। मोदी राज ने दुश्मनों के नाक में दम कर दिया। बिल्कुल, अगर बात करें यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, आखिर सियासी बयार कैसी बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्या चल रहा है, अब हम आपको लेकर चलते हैं कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा के पास। बिल्कुल, और नित्य पूछेंगे आम लोगों से भाई कि जरा बताइए, समझाइए कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है 2022 चुनाव को लेकर। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही राजनीतिक पार्टियों ने जीत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन जनता के मन में क्या है, किस पार्टी को वो ताज पहनाना चाहेगी, इसको जानने के लिए आज हम कन्नौज की सदर विधानसभा की एक चाय की दुकान पे खड़े हैं और यहाँ पर हम चाय पर चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो किस राजनीतिक पार्टी को लखनऊ भेजना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नितिन। ये बताइए 2022 में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए, क्या 1 महीने का लमसम समय बाकी रह गया है। अब ऐसे में आप नए वोटर्स हो, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? सर, नए युवा के लिए हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव अच्छे रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की बेरोजगारी चल रही है। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जिनकी वर्तमान सरकार है, किस पार्टी को आप 2022 विधानसभा में ताज पहनाना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि इस समय ज़्यादातर अगर मौका दिया जाए तो अखिलेश यादव को दिया जाए, क्योंकि वो न्यू पीढ़ी है। अगर वो सही से चले ना तो वो एकदम क्लियर कर देगा सारे को। वोट डालेंगे, वोट तो सरकार तो नहीं की रहेगी। हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ को वोट जाएगा? हाँ, वोट नहीं हो जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, सामने आ रहा है जी। ऐसे में अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जी या योगी आदित्यनाथ फिर से? हम तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ, काफ़ी विकास हुए हैं, जो हम लोगों को रिश्वत देना पड़ती थी वो नहीं देना पड़ती है और ट्रांसपेरेंसी बनी है। दादा क्या नाम है आपका?
अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन, क्या करते हैं आप? हमारा कपड़े का बिजनेस है। 2022 विधानसभा चुनाव है, इस बार फिर वोट डालोगे? नहीं। क्यों? अरे कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है। तो वोट क्यों नहीं डालेंगे? सरकार नहीं चुनेंगे आप? सरकार तो चुनेंगे। हाँ, किसको चुनना चाहिए? तो भाई ये लोगों के मन में चल रहा है, और वोट डालना है, किसे डालना है, ये सारी चर्चाएं तो अब शुरू है। बिल्कुल, और चुनाव नजदीक है, ये चर्चा जनता जितनी राजनीतिक पार्टियों के बीच में सरगर्मी रहती है, जनता के बीच में भी रहती है। आखिर वो किससे अपना नेता चुनेंगे।